गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। लास्ट टॉपिक में हमने एक्सेलाइन किया था, आज हम लोग करने जा रहे हैं। आज पॉइंट कहाँ है? इक्वेटोरियल प्लेन पे। बेटा इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये कोई एक प्लेन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये कोई प्लेन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। पॉइंट कहाँ है? इस प्लेन में कहीं पर भी पड़ा हुआ है। सपोज यहाँ पड़ा बेटा पॉइंट, ठीक है, तो ये फिंगर इस मार्कर के कैसे है? परपेंडिकुलर है। इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई भी पॉइंट आएगा वो हमेशा डाइपोल के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया ए बी, जो कि बना हुआ किससे? -q और +q चार्जेस से। सेपरेटेड किया गया स्मॉल डिस्टेंस 2a के साथ। ठीक है बेटा। सेंटर क्या है बेटा? O सेंटर है। O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल सच दैट AO कितना हो जाएगा बेटा? A और OB कितना हो जाएगा? A। अंडरस्टैंडिंग की बात है बेटा। ये तो देखिए ये 2A है तो A ये हो गया, A ये हो गया, टोटल कितना है? 2A है। ठीक है बेटा। हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल प्लेन, जो कि मैंने क्या था, एक परपेंडिकुलर लाइन आएगी। तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ली, कोई पॉइंट P ले लिया। P पॉइंट के ऊपर हमेशा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। ये बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है कि ये भी तो है। AP हम कैसे निकालेंगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। कैसे निकलेगा? a² + r² का अंडर रूट। सिंपल है यहाँ तक की बात। तो चलिए हम थ्योरी पे चलते हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of -q and +q charges placed at point A and B respectively such that AB is equal to 2A. O is the center of the dipole, hence AO is equal to A, OB is equal to A. जितना मैंने बताया वही सारा लिखा है। We have to calculate electrostatic field intensity at point P having distance r from center of dipole. Center of dipole से कोई point P है जहां हम लोग electrostatic field intensity निकालना चाहते हैं। पॉइंट P इज एट द इक्वेटोरियल प्लेन। पॉइंट P कहां लिया मैंने बेटा? इक्वेटोरियल प्लेन पे। इक्वेटोरियल प्लेन पे लेने के कारण क्या हो गया? सच दैट AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू A² + R² का अंडर रूट। यहां तक की बात हुई। चलिए हम अब फटाफट फील्ड इंटेंसिटी निकालना स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज के कारण। स्टेप फर्स्ट, electrostatic field intensity at point P due to -q चार्ज। किसके कारण निकालेंगे बेटा? पहले -q चार्ज के कारण। मैं उसे बोल देता हूं बेटा E1। कितनी आएगी बेटा? 1/4πε0 सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड y में r²। बेटा r यहाँ क्या आएगा? AP², है ना? हमेशा r² नहीं, डिस्टेंस कितना उसका स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? AP²। ठीक है, हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी बेटा। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन किधर आएगी? नीचे की तरफ। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये भी तो अट्रैक्ट हो सकता है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, जो हमने सोर्स लिया है वो रुका हुआ है, तो ये तो जाएगा नहीं। उसे ही अपनी तरफ खींचेगा तो डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी। हमने E1 की डायरेक्शन लिख दी। हम क्या लिखेंगे? टूवर्ड A। तो यहां हम लोग वेक्टर भी लगा देते हैं क्योंकि हमने डायरेक्शन के बारे में बता दिया। टोटल हमारे पास रिजल्ट क्या है? 1/4πε0 q बाय AP कितना बेटा? अंडर द रूट ऑफ A² + R² का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास कितना बचा बेटा? q/4πε0 A² + R²। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन को आप लोग याद रखना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज कितनी आएगी बेटा? उसको मैं E2 कर देता हूं। स्टेप 2 आ गया ये 1/4πε0 q/BP²। ठीक है बेटा, q बाय अब क्या आ जाएगा? BP² आ जाएगा। तो बेटा BP भी देख लेते हैं 1/4πε0
क्यूब बाई बीपी कितना बेटा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसल। कितना आएगा रिजल्ट जितना पहले आया था वही रिजल्ट आएगा हमारे पास। इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक है बेटा रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है इसकी अब डायरेक्शन कैसी होगी बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है रिपेल। तो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके कहां भेजेगा अपने से दूर। मतलब E2 की डायरेक्शन क्या आ गई यहां आ गई। ठीक है बेटा ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई E2 की। चलिए फटाफट सम अप करते हैं इसको। अब मेन काम तो अब है स्टेप 3 के अंदर है मेन काम तो समझने वाला बेटा समझिए। स्टेप 3 स्टेप में देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे। मैं बेटा मान लेता हूं ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। कैसा ट्रायंगल बन रहा है आइसोलेस ट्रायंगल बन रहा है। सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन जा रही है तो ये दोनों साइडें तो बराबर होगी। हमने देखा भी है पाइथागोरस थ्योरम से भी कि दोनों साइडें बराबर थी। ठीक है ये हमने थीटा मान लिया। मैं एक इमेजिनरी लाइन यहां ड्रॉ कर रहा हूं एक्स वाई। ठीक है बेटा अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। 10th क्लास को याद करो हम लोगों ने किया हुआ है अल्टरनेटिंग एंगल। ठीक है ये अगर थीटा है तो बेटा ये थीटा है। ठीक है ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी थीटा है। ठीक है बेटा यहां तक की बात। अब E1 का थीटा की तरफ कंपोनेंट हमारे पास क्या आएगा E1 cos थीटा। E2 का थीटा की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा E2 cos थीटा। E1 का थीटा से परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा E1 sin थीटा और E2 का थीटा से परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा E2 sin थीटा। ठीक है बेटा क्या बेटा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर नहीं है। आप कहोगे नहीं जी एक तो E1 है एक E2 है। बेटा E1 E2 भी तो बराबर थे जब हमने इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाई थी E1 E2 बराबर थे तो ये तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है चलिए पहले लिखते हैं हम लोग ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन XY parallel to AB and resolve the components of E1 vector and E2 vector। ठीक है क्या हुआ ऐसा करने से सच दैट E1 sin theta and E2 sin theta are cancelled out। ये तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है मैं रब भी कर देता हूं। ठीक है ये तो हमारे पास कैंसिल ही हो गए। बस जुड़ेंगे कौन ओनली कंपोनेंट्स E1 cos theta and E2 cos theta sum up to give net electrostatic field intensity। ठीक है सिर्फ ये दोनों जुड़कर ही नेट फील्ड इंटेंसिटी हमें देंगे। देखिए कैसे देंगे। Thus net electrostatic field intensity at point P। P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा क्या आएगी हमारे पास E वेक्टर E1 प्लस नहीं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों का सम अप हो रहा है। बेटा E1 E2 तो बराबर ही थे तो मैं ऐसा लिख लूंगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा कोई दिक्कत नहीं है दोनों इक्वल थे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे E1 इज इक्वल टू E2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी लिख सकते हो आप लोग। कितना आ जाएगा 2E1 cos थीटा। ठीक है आगे देखिए बेटा हमारे पास अब क्या बनेगा इक्वेशन फ्रॉम या यूज
इक्वेशन फर्स्ट, नेट फील्ड कितनी आएगी बेटा 2 इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। मैंने बेटा E1 की वैल्यू रखी है, कुछ भी नहीं किया, E1 की वैल्यू रखी है। हमें कहीं से कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जैसा हमारा चल रहा है टॉपिक हमने वैसा वैसा यूज करना। हम कहीं से बाहर से कोई चीज नहीं लेके आ रहे, ना ही हम कोई चीज ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इतनी आ गई वैल्यू अभी तक। रह गया बेटा कोस थीटा, कोस थीटा निकालना पड़ेगा, चलिए निकालते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लो कोई भी, फ्रॉम ट्रायंगल AOP, AOP, ठीक है। कोस थीटा बेटा कितना आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेटा बेस कितना है, A नहीं है, A। हाइपोटेन्यूज कितनी है, AP। AP कितना था, अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये तो आपको पता है। आप पूरा लिख सकते हो यहाँ पर, AO बाय AP लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हम लोग 4 और इसको नाम दे देंगे हम लोग 3। यूज 4 इन 3, तो जो हमारे पास E वेक्टर वो क्या आ जाएगा 2 इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोस थीटा की जगह बच्चे क्या आ जाएगा, A बाय अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। कोस थीटा की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, ये यूज कर लिया। अब हमारे पास आंसर कितना बचेगा, एक चीज ध्यान से देखिए बेटा, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम किससे लिखते हैं, P वेक्टर से, बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये 1 है, ये हाफ है, 1 और हाफ को जोड़ोगे तो 3/2, ठीक है। तो हमारे पास नेट फील्ड कितनी आ गई, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए स्पेशल केस करते हैं। तीन स्टेप हमारे हो चुके, अब करते हैं स्पेशल केस। देखिए बेटा, अगर A बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, ठीक है, तो जो A स्क्वायर होगा वो तो बहुत ज्यादा छोटा होगा R के कंपैरिजन में। तो हम लोग A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, E इज इक्वल टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर की 3/2, कैंसिल आउट। हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यानी Q2। कुछ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद आ रहा होगा, अगर जिन बच्चों ने एक्सेल लाइन को बहुत अच्छे से किया है, कि सर ऐसा ही कुछ रिजल्ट तो एक्सेल का भी आ रहा था। एक्सेल का बेटा ऐसा नहीं था। एक्सेल का कैसा था, मैं भी आपको बताता हूं। एक्सेल लाइन का रिजल्ट आया था, ये स्पेशल केस सेकंड कर लो, ये फर्स्ट हो गया केस। सेकंड केस में देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, एज ई एक्सेल बेटा कितना आया था, ई एक्सेल था 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये था बेटा, ठीक है। ये क्या है बेटा, तो इक्वेटोरियल है, तो मैं लिख सकता हूं ना E एक्चुअल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इक्वेटोरियल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रूव दैट दिस, तब आपको दोनों ही करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। यहां तक की बात हुई। अब आप कहोगे सर आप वेक्टर यूज कर रहे हो, डायरेक्शन तो बता ही नहीं। देखिए बेटा डायरेक्शन कैसी आएगी, अब हमारे पास जो डाइपोल था हमने कैसा लिया था, -q और +q से मिलकर बना हुआ। डायरेक्शन आई इस तरफ, p की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, हमारी डायरेक्शन आ रही है इसके अपोजिट। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन इज अपोजिट टू p वेक्टर, p वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन आएगी, ठीक है बच्चों।